Hello students, here our next lecture of class 7th, subject science, chapter 12, reproduction in plants. तो बेटा reproduction का meaning क्या होता है? reproduction का mean री मीन्स दोबारा से प्रोड्यूस करना, बनाना, अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करना ही क्या कहा जाता है बेटा? रिप्रोडक्शन। भले आप एनिमल्स की बात करें या भले ही प्लांट्स की बात करें, तो रिप्रोडक्शन दोबारा से प्रोड्यूस करना अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिज्म को, अपने ही जैसे नए प्लांट्स को, उन्हें रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो आज इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं और कौन कौन सी मोड होते हैं रिप्रोडक्शन के, कैसे एक प्लांट से दूसरा प्लांट बनता है, कैसे एक फ्लावर से, एक सीड से दूसरा प्लांट बन जाता है। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। To produce its kind is a characteristic of all living organism। तो अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को या अपने ही जैसे नए क्रिएचर को प्रोड्यूस करना ही हर एक लिविंग बींग्स की एक विशेषता है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है? अपने ही जैसे यंग वन का फॉर्मेशन करता है, भले ही वो लिविंग ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या कॉम्प्लेक्स हो। ठीक है, यानी कि ह्यूमन हो या एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, अगर वो लिविंग है तो वो अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता ही करता है। तो उसे हम क्या कह देते हैं? एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स उसका लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कि वो रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, यू हैव ऑलरेडी लर्न इन क्लास 6, आप क्लास 6 में भी पढ़ के आ चुके हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। यानी कि एक नए इंडिविजुअल का बनना, पेरेंट की बॉडी से एक नए इंडिविजुअल का बनना या पेरेंट्स का अपने जैसे नए इंडिविजुअल को बनाना ही रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ठीक है, बट हाउ डू प्लांट रिप्रोड्यूस? तो प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस करते होंगे, प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच वी शैल लर्न इन दिस चैप्टर। तो यहाँ हम इस चैप्टर में अलग अलग मोड पढ़ने वाले हैं। प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, प्लांट अपने जैसे नए ऑर्गेनिजम्स को कैसे बनाते हैं, इस चैप्टर में हम यही चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, तो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन मीन्स रिप्रोडक्शन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन के टाइप कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, वो हम जानेंगे। ओके, इन क्लास 6 यू लर्न अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। तो क्लास 6 में आप पढ़ के आ चुके हो अलग अलग पार्ट। फ्लावरिंग प्लांट के बारे में आपने पढ़ा था ना, तो उनके अलग अलग पार्ट्स के बारे में आप पढ़ के आ चुके हैं। ट्राई टू लिस्ट द वेरियस पार्ट ऑफ अ प्लांट एंड राइट द फंक्शन ऑफ ईच। तो अब कोशिश कीजिए कि आप उसको रिकॉल करते हुए आप कोशिश कीजिए कि आप एक नए प्लांट का, मतलब कि एक प्लांट के आप लीव्स को, स्टेम्स को, फ्लावर के पार्ट्स को आप क्या कर पा रहे हो बेटा? लेबल करना मीन्स आप उनके नेम लिख पा रहे हो और उनके बारे में आपको क्या पता है, उनका फंक्शन क्या है, उसको आप लिखने की कोशिश कीजिए। ओके, मोस्ट प्लांट्स हैव रूट्स। बहुत सारे प्लांट्स की रूट्स होती हैं, स्टेम्स होती हैं एंड लीव्स होती हैं, है ना। दीज आर कॉल्ड द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। इन्हीं पार्ट्स को क्या कहा जाता है? वेजिटेटिव पार्ट्स। यानी कि इनमें से या तो तीनों के तीनों पार्ट, या किसी का रूट काम आता है नए प्लांट को बनाने में, किसी का स्टेम काम आता है, किसी की लीव्स काम आती है। मींस कि किसी प्लांट की लीव से ही नया प्लांट बन जाता है, किसी प्लांट की स्टेम से ही नया पार्ट बन जाता है, किसी प्लांट के रूट से नया प्लांट बन जाता है। तो इन्हीं को क्या कहा जाता है? वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, जो आगे जाके ग्रोथ करके या आगे जाके अगर हम चाहें तो उनसे नए प्लांट बना सकते हैं। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ, जब प्लांट थोड़ा सा ग्रो कर जाता है, थोड़ी सी ग्रोथ हो जाती है, जब छोटा प्लांट होता है, आपने देखा है ना, धीरे धीरे आप उसे वाटर देते हो, थोड़ा बारिश आती है, धूप मिलती है, फोटोसिंथेसिस करता है, तो धीरे धीरे वो ग्रो करने लगता है ना। तो वही आपको बताया जा रहा है, मोस्ट प्लांट बेयर फ्लावर्स। तो थोड़े टाइम बाद जब ग्रोथ हो जाती है प्लांट की, तो उनमें फ्लावर्स आ जाते हैं, है ना। यू मे हैव सीन द मैंगो ट्रीज फ्लावरिंग इन स्प्रिंग। तो स्प्रिंग सीजन में आपने ध्यान दिया होगा कि जो मैंगो, आम का जो पेड़ होता है, उसमें भी फ्लावर आने लगते हैं, है ना। It is these flower that give rise to juicy mango fruit we enjoy in summer। तो ये वही फ्लावर हैं जो आगे जाके डेवलप होंगे मैंगो में, और मैंगो हमें फिर समर सीजन में, स्प्रिंग सीजन में इसमें फ्लावर आते हैं मैंगो के, और स्प्रिंग सीजन में फिर समर सीजन में हमें बहुत ही जूसी मैंगो मिल जाते हैं, है ना। बहुत सारे लोगों के फेवरेट होते हैं ना मैंगो, तो मैंगो हमें देता है, यही वो फ्लावर हैं जो कि आगे जाके मैंगो में कन्वर्ट हो जाते हैं। वी ईट द फ्रूट्स एंड यूजुअली
वी डिस्कार्ड द सीड्स, हम क्या करते हैं, फ्रूट तो खाते हैं और सीड हमारे काम का नहीं होता है तो उसे फेंक देते हैं, है ना। तो सीड, वही सीड जो हम फेंक देते हैं या वही सीड जो हम जमीन में लगा देते हैं, सीड्स जर्मिनेट एंड फॉर्म न्यू प्लांट्स, तो ये सीड जर्मिनेट होते हैं, जर्मिनेशन इनमें होता है और नए प्लांट में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। एक नया, अगर आपने मैंगो का सीड फेंका या मैंगो का सीड आपने लगाया, अगर वहां की मिट्टी उस लायक होगी, वहां का एनवायरमेंट उस लायक होगा कि मैंगो ट्री ग्रो कर सकता है, तो आपको थोड़े टाइम बाद, कुछ सालों बाद फिर वो क्या करेगा, उस थोड़े टाइम बाद प्लांट ग्रो करेगा और कुछ सालों बाद वो आपको मैंगो फ्रूट दे देगा, है ना। ऐसे ही बाकियों के साथ भी होता है। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लावर इन प्लांट, अगर सीड से ही लगना है तो फ्लावर का क्या फंक्शन है फिर प्लांट में, है ना, ये भी तो क्वेश्चन आता है, फ्लावर क्या काम करता होगा। तो चलिए जानते हैं। तो बोला द फ्लावर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट, तो हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि प्लांट के जो फ्लावर वाला पोर्शन है उसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, स्टेमेन जिसे हम कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसे हम पिस्टल और कार्पेल कहते हैं, पढ़ा था ना बेटा, तो रिकॉल कीजिए उसे। तो फ्लावर क्या करता है, फ्लावर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट, तो ये रिप्रोडक्शन का काम करता है। फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, तो फ्लावर्स को आप कह सकते हो कि फ्लावर्स क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, या फ्लावर्स के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट रहते हैं, किसके, प्लांट के। और फ्लावर में हैव आइदर द मेल पार्ट और द फीमेल पार्ट, एक फ्लावर में ही, हमने ये भी पढ़ा था ना बेटा, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल मैंने आपको बताया था, तो मैंने आपसे कहा था कि एक फ्लावर में या तो मेल पार्ट होगा या फिर फीमेल पार्ट होगा, है ना। मतलब कि जैसे कोई भी फ्लावर है, अगर कोई भी फ्लावर में बोलूं तो आप बोल सकते हो, जैसे पी प्लांट होता है ना बेटा, पी प्लांट यानी कि मटर का, उसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर में होते हैं। लेकिन बहुत सारे प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें कि एक में मेल पार्ट होगा, दूसरे फ्लावर में फीमेल पार्ट होगा। ओके, तो एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि एक प्लांट में, फ्लावर में हैव आइदर मेल पार्ट और द फीमेल पार्ट, या तो मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा, या और बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स, तो दोनों पार्ट्स भी एक ही फ्लावर में भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे ह्यूमन बींग्स में तो मेल अलग और फीमेल अलग होते हैं ना बेटा, लेकिन प्लांट्स में आपको देखने को मिलेगा कि किसी किसी फ्लावर में, किसी किसी प्लांट में मेल और फीमेल पार्ट एक ही में होते हैं, और जबकि किसी किसी में मेल अलग और फीमेल अलग होता है। ठीक है, तो देयर आर सेवरल वेज बाय विच प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग, तो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे वेज हैं जिससे कि प्लांट प्रोड्यूस करता है अपने ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मीन्स बेटा, ऑफस्प्रिंग मीन्स होता है उनके यंग वन, यानी कि बच्चे, ठीक है, यानी कि नया प्लांट। ओके, दीज आर कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप, तो इन तरीकों को दो टाइप में कैटेगराइज किया गया है, दो ग्रुप में रखा गया है। फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल एंड सेकंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देयर आर टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। ओके, तो यहाँ पे दो टाइप के रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलेंगे, एक एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, एक सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो अब इनके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विदाउट सीड, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें प्लांट बिना सीड के, उसे बीज की जरूरत ही नहीं है बेटा, बिना सीड के ही वो क्या कर सकता है, नए प्लांट्स को दे सकता है। ठीक है, वेयर इज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आप बात करेंगे, न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम सीड, लेकिन नया प्लांट जब भी बनेगा बीज से ही बनेगा, सीड से ही बनेगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्लांट बनता है विदाउट हेल्प ऑफ सीड, बिना सीड के भी वो बन सकता है, उसको सीड की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीड की जरूरत उसे नहीं है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाले प्लांट को क्या चाहिए बेटा, सीड्स चाहिए। ठीक है, तो पहेली थॉट दैट न्यू प्लांट ऑलवेज ग्रो फ्रॉम सीड, लेकिन पहेली यही सोचती थी कि जो नए प्लांट बनते हैं वो हमेशा बीज से ही बनते हैं। बट सी हैज नेवर सीन द सीड्स ऑफ शुगर केन, लेकिन उसने तो कभी शुगर केन मीन्स बेटा गन्ना होता है ना, तो उसने कभी गन्ने का बीज देखा ही नहीं। जब भी उसने गन्ना खाया, उसने पोटैटो का भी बीज नहीं देखा, उसने कभी रोज का भी बीज नहीं देखा। आप लोगों ने देखा है क्या शुगर केन? गन्ना तो सभी ने खाया होगा ना, तो जब आप खाते तो उसके अंदर से शीट निकलता है क्या, मैंगो की तरह या एप्पल की तरह या गवावा की तरह? कभी सीड निकलते हुए देखा आपने शुगर केन में? नहीं देखा होगा। ऐसे पोटैटो के अंदर कभी सीड देखा?
नहीं देखा होगा, रोज के अंदर भी कभी सीड नहीं देखा होगा, है ना। तो बोल रहा है सी वांट टू नो हाउ दिस प्लांट रिप्रोड्यूस, तो वो जानना चाहती है कि ये प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं जिनके पास सीड नहीं होते हैं, या क्या होता है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि बिना सीड के ही प्रोड्यूस हो जाता है। तो चलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अब हम जानते हैं, ठीक है। तो बेटा अभी तक हमने क्या पढ़ा, हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट। हमने कहा कि द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन, यानी कि नए इंडिविजुअल्स का बनना, नए प्लांट का बनना उनके पेरेंट्स से, उसे क्या कहा जाता है, रिप्रोडक्शन। ओके, फिर हमने कहा कि रिप्रोडक्शन के टाइप होते हैं, और एक प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट में रूट्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं एंड लीव्स होते हैं, उनको फ्लावर का वेजिटेटिव पार्ट कहा जाता है, जो आगे जाके जर्मिनेट, जो आगे जाके नए प्लांट को बनाने में भी हेल्प करता है। और हमने जाना कि जो रिप्रोडक्शन, जैसे फ्रूट्स की अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंगो का आपको एग्जांपल दिया था कि स्प्रिंग सीजन में उसके फ्लावर आते हैं, फिर यही फ्लावर धीरे 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 ग्रो करते हैं और बाद में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक जूसी मैंगो में कन्वर्ट हो जाते हैं, और मैंगो में कन्वर्ट होने के बाद हम उसे खा लेते हैं, और लेकिन उसका जो सीड होता है उसे हम फेंक देते हैं, है ना। तो बाद में वही सीड अगर एनवायरमेंटल कंडीशंस उसे फेवरेबल लगी तो कहीं जाके ग्रो कर जाता है, और फिर ये प्रोसेस चलती रहती है। फिर हमने कहा कि देयर आर टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो प्रोड्यूस होते हैं प्लांट, तो उनको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है किसी सीड की, ठीक है, उन्हें किसी बीज की जरूरत नहीं है, विदाउट सीड दे कैन प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। ओके, नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेपरेटिव रिप्रोडक्शन में प्लांट्स सीड की जरूरत होती है, न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम सीड्स, तो यहाँ पे सीड की जरूरत है ही है अगर नए प्लांट्स हमें चाहिए। तो फिर आया पहेली वाली बात, पहेली सोच रही थी कि उसको लगता था कि जितने भी प्लांट्स बनते हैं उसके लिए बीज लगाना पड़ता है, डालना पड़ता है सॉइल में, और उसके बाद उसको वाटर दो, बाद में ग्रो कर जाएगा। लेकिन फिर ये भी था कि उसने कभी शुगर केन का बीज नहीं देखा था, गन्ने का बीज उसने कभी नहीं देखा, उसने आलू के अंदर कभी बीज निकलते हुए नहीं देखा, उसने कभी रोज के बीज नहीं देखा, कभी रोज अगर प्लांट रोज कभी लगाते भी है वो तो स्टेम के थ्रू ही लगाती है, कभी उसने उसका बीज नहीं लगाया। तो अब वो जानना चाहती है कि आखिर ये होता कैसे है। तो ये इनडायरेक्टली क्या है बेटा, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पहेली जानना चाह रही है ना। तो चलिए हम बताते हैं पहेली को और आपको भी कि व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड और स्पोर्स। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी मेथड है रिप्रोडक्शन की जिसमें नए प्लांट तो प्रोड्यूस होते हैं लेकिन बिना सीड के प्रोडक्शन के, उनमें सीड होते ही नहीं है, बिना सीड के प्रोडक्शन के, बिना स्पोर के प्रोडक्शन के। ओके, उसके बाद जानते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं इनसे होता है नए प्लांट का बनना, जैसे कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहा जाता है। इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड बर्ड्स। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये एक ऐसी मेथड है बेटा जिसमें कि आप प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हो विद द हेल्प ऑफ रूट्स। जड़ से आप प्रोड्यूस करवा सकते हो, जड़ लगा के, उसकी स्टेम लगा के, तना लगा के, उसकी लीव्स को लगा के, उसके बर्ड्स, छोटे छोटे आउटग्रोथ होते हैं बर्ड्स ऐसे, तो इन आउटग्रोथ से भी हम क्या कर सकते हैं, नए प्लांट को जर्मिनेट करवा सकते हैं। सिंस रिप्रोडक्शन इज थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, क्योंकि रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्लांट की वेजिटेटिव पार्ट्स की वजह से हो रहा है। प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं बेटा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू कि व्हाट आर द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो क्या होते हैं, रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड बर्ड्स। ठीक है, मतलब ये हुआ कि आप किसी प्लांट की जड़ लगाओगे तो वो, कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जिनकी सिर्फ जड़ें लगती हैं, जड़ आप लगाओगे तो जड़ से उसको लगाओगे तभी वो ग्रो करेगा। किसी का अगर आप सिर्फ तना लगाओगे, जैसे रोज का आप सिर्फ स्टेम लगाओगे तब भी वो लग जाएगा। किसी की सिर्फ पत्ती से ही हो जाता है, और किसी में छोटे छोटे जो बर्ड्स होते हैं उनसे ही हो जाता है ना। तो यही आपको बताया गया। अब क्योंकि ये होता किससे है, वेजिटेटिव पार्ट से, और वेजिटेटिव पार्ट से रूट, स्टेम, लीव, इनसे नए प्लांट बन रहे हैं। तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को क्या कह दिया जाता है बेटा, इट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो इसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कह दिया जाता है। ओके, आया ना समझ में, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड बर्ड्स। तो इसमें जो नए प्लांट्स का प्रोडक्शन होता है वो रूट से भी होता है, स्टेम से भी होता है, लीव से भी होता है, बर्ड से भी होता है। वो अलग अलग प्लांट हो सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि रिप्रोडक्शन इन्हीं वेजिटेटिव पार्ट से होता है तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ओके, नाउ एक्टिविटी आपको दी हुई है, देखिए जानते हैं। कट अ ब्रांच ऑफ रोज और चंपा विथ अ नोड। तो जिसमें कि आप एक ना रोज का प्लांट लीजिए जिसमें कि छोटी, नोड मीन्स बेटा गांठ होती है, छोटी छोटी गांठ लगी होगी ना, जहाँ पे उस रोज के प्लांट को आप कट कीजिए, ठीक है। तो दिस
पीस ऑफ, अकेले नहीं करना है, जैसे कोई जानता, जैसे आप लोग तो छोटे हो ना, अभी आपको पता नहीं है कैसे कट करना है, उसमें कांटे भी होते हैं, चुभ जाएंगे, तो आपकी मदर फादर या कोई भी ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर आपको हेल्प कर दें तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप उनसे कहिए कि प्लीज़ वो आपकी हेल्प कर दें। तो आप क्या कर सकते हैं, ब्रांच कट कर सकते हैं रोज की, या चंपा है तो ठीक है, अदरवाइज रोज की ब्रांच को कट कीजिए और ऐसी ब्रांच को कट कीजिए जिसमें छोटी सी गांठ हो। ओके, दिस पीस ऑफ ब्रांच इज टर्म्ड अ कटिंग। तो इसको क्या बोल देंगे बेटा, उस ब्रांच को जब आप कट करोगे तो उस प्रोसेस को कटिंग बोल देते हैं, है ना, इजी, कट कर दिया तो कटिंग। ओके, बरी द कटिंग इन द सॉइल। अब बरी मीन्स उसको लगा दीजिए, ठीक है, उसको जमीन में गाड़ देना। तो जो कटिंग आपने ली है, जो आपने ब्रांच आपने कट करा, उसको सॉइल में लगा दीजिए, या दूसरी जगह कहीं पे पॉट में भी आप लगा सकते हो, ठीक है, फ्लावर पॉट में। तो अ नोड इज अ पार्ट ऑफ द स्टेम ब्रांच। तो वो जो नोड है वो स्टेम का हो सकता है, ब्रांच का हो सकता है, उसकी टहनी का पार्ट हो सकता है। एट टर्न योर पेज एंड ओपन पेज नंबर 134। एट विच अ लीफ एराइज। तो वहां पे क्या होती है, जैसे कि लीफ एराइज, देखिए बेटा ये वाला पोर्शन होता है नोट का, थोड़े टाइम बाद यहाँ से एक लीफ निकलेगी, देखिए ये नोड है ना, और यहाँ पे बर्ड्स छोटा सा इस तरीके से आएगा तो ये बर्ड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे कि इस नोट से यहाँ से एक नया लीफ निकलने लगेगा, तो निकलता है तो वो पोर्शन आपने लेना है। ओके बेटा, नाउ तो विच अ लीफ एराइज, और ये आपको दे रखा है, वाटर द कटिंग एवरी डे। अब आपने लगा दिया, अच्छे से लगा दिया, तो अब इस स्टेम को, इस ब्रांच को आप रोज के रोज पानी देंगे। ओके, थोड़ा थोड़ा पानी दीजिए एंड ऑब्जर्व इट्स ग्रोथ। तो इसकी ग्रोथ को ऑब्जर्व कीजिए, लेकिन हो सकता है बेटा कि एक ही जब आप लगा रहे हो ना तो वो ग्रो ना कर पाए, क्योंकि रोज प्लांट बहुत इजी नहीं होता है लगाना। रोज प्लांट जब हम लगाते हैं तो कभी कभी ये लगता नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपने बहुत नीचे उसे लगा दिया हो, बहुत ऊपर लगा दिया हो, तो प्रॉपर चाहिए होता है। तो इसीलिए एल्डर की हेल्प अपने लीजिए, अपने से बड़ों की हेल्प लीजिए, जिनको थोड़ा सा आइडिया हो कि कैसे लगाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद बाकी के काम आपने ही करने हैं, ठीक है, वाटर आपने ही देना है, उसकी ग्रोथ भी आपने ऑब्जर्व करनी है। ऐसा नहीं कि आपकी मदर ने हेल्प करी लगाने में तो आप अपनी मदर से बोल रहे हो कि अब आप ही करो सारा काम, आप ही ने इसमें वाटर भी डालना है, आप ही इसकी ग्रोथ भी देखो। तो आपने क्या करना है, घर में जो अदर प्लांट्स है ना उनमें भी वाटर डालना और इसमें भी वाटर डालना, तो सबकी ग्रोथ आप एक साथ देख सकते हो। ओके, तो इसको तो देखना ही देखना है। तो बोल रहे कि ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द नंबर ऑफ डेज टेकन फॉर रूट्स टू कम आउट एंड न्यू लीव्स टू अराइज। तो रिकॉर्ड कीजिए कि लगाने के कितने दिनों बाद धीरे धीरे आपको लग रहा है कि अब उसमें रूट्स अगर आप नहीं भी देख पाए तो इट्स ओके, तो कितने दिनों बाद लीव्स उसकी आने लगी हैं, आप इसको ऑब्जर्व कीजिए और नोट कीजिए। ट्राई द सेम एक्टिविटी बाय ग्रोइंग मनी प्लांट इन अ जार ऑफ वाटर। मनी प्लांट लगाना तो बहुत ईजी है बेटा, ऐसी एक्टिविटी आप मनी प्लांट के साथ भी कर सकते हो। मनी प्लांट लगा के जार, आप एक वाटर जार में एक छोटा सा कोई पॉट ले लीजिए, या कोई ऐसा वेस्ट अगर कोई जार वगैरह आपके पास है तो उसमें पानी डालिए और उसी में इसको लगा दीजिए एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। उसके बाद अपने ऑब्जर्वेशन को देखिए। मनी प्लांट को आप सॉइल में भी लगा सकते हैं एंड वाटर में भी लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा धूप या लाइट वाली जगह पे आप उसे रखिए तो वो अच्छा ग्रो करेगा। ओके, और उसके बाद फिर ऑब्जर्वेशन देखिए, उसे रिकॉर्ड देखिए कि क्या क्या चेंजेस उसमें आ रहे हैं। तो जब आप देखेंगे ना, आपको कितनी खुशी होगी ना कि आपका लगाया प्लांट ग्रो करेगा। तो उसमें वाटर देते रहिए, जो भी प्लांट आप लगा रहे हो उसको केयर करते रहिए, तो वो अच्छा ग्रो करेगा। ओके, यू मस्ट हैव सीन फ्लावर्स बर्ड डेवलपिंग इनटू फ्लावर्स। तो आप देखेंगे कि आपने देखा होगा कि फ्लावर्स हैं, बर्ड्स हैं, ये डेवलप होते हैं। फ्लावर मतलब कि जो बर्ड्स होते हैं, जो फ्लावर के छोटे छोटे बर्ड होते हैं ना, वो एक कंप्लीट फ्लावर में चेंज हो जाते हैं, आपने देखा होगा। अपार्ट फ्रॉम फ्लावर बर्ड्स देयर आर बर्ड्स इन द एक्सिल पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लीफ एट द नोड। देखिए, इन फ्लावर बर्ड्स को छोड़ के एक पार्ट और होता है जिसे कि हम बर्ड्स बोलते हैं, जो कि फ्लावर के एक्सिल वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है। एक्सिल पॉइंट कौन सा होता है, ऐसा पॉइंट जो कि लीफ के, आप किसी भी प्लांट पे जाइए ना, उसमें आप छोटा सा कुछ इस तरीके का आउटग्रोथ देखेंगे और फिर पत्ती निकली हुई होगी वहां पे, कुछ इस तरीके से आप देखेंगे। तो नोट कीजिएगा, उसे क्या कहा जाता है बेटा, एक्सिल। बर्ड्स का एक्सिल में प्रेजेंट बर्ड उसे कहा जाता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा बर्ड इन द एक्सिल ऑफ लीव्स विच डेवलप इनटू शूट्स, जो कि थोड़े टाइम बाद शूट्स में डेवलप हो जाता है। ओके, तो दीज बर्ड्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव बर्ड्स। तो इनको क्या कह दिया जाता है, वेजिटेटिव बर्ड्स इनको कह दिया जाता है। ये हैं देखिए बर्ड्स। पोटैटो में तो आपने जरूर देखा होगा बेटा, जैसे जो पोटैटो में छोटे छोटे गड्ढे टाइप के होते हैं ना, उसे आई कहा जाता है। अगर आप देखेंगे ना, कोई पोटैटो है मतलब कि आप 2-3 केजी एक साथ ले आए या ज़्यादा एक साथ ले आए, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पोटैटो ऐसे ही छूट जाता है और फिर हम दोबारा से नया ले आते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि वो ख़राब नहीं होता है, लेकिन छोटे छोटे ऐसे कुछ आउटग्रोथ उसमें से निकल आया है।
आप जरूर देखेंगे। और आपने अगर आपने नहीं देखा तो बेटा ट्राई कीजिए, ऐसी जगह में एक पोटैटो को रख दीजिए, किचन में ही रख दीजिए, लेकिन उसमें ऐसा कुछ इस तरह से मत रखिएगा कि वो सड़ जाए, ऐसे रखिए। बाकी जहाँ पे अदर पोटैटो है वहीं पे उसे भी रखिए, लेकिन नोट कीजिए कि आपने कौन सा वाला रखा है। तो जब आप उसे केयरफुली रखेंगे ना, मतलब कि गंदगी वाली जगह नहीं रखेंगे, तो वो धीरे धीरे आप देखेंगे कि पोटैटो में से ऐसे ऐसे ये बर्ड्स, एक नया आउटग्रोथ उसमें से निकलने लगा है, ठीक है, स्प्राउट उसमें निकलने लगते हैं, उसके आईज में से, मतलब जो गड्ढे गड्ढे छोटे छोटे से होते हैं ना, उसमें से निकलने लगे हैं। आप जरूर देखेंगे ये, तो ये भी आप कीजिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग आपको लगेगा, ठीक है। तो उससे पहले तो पढ़ लेते हैं। तो अ बर्ड कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट स्टेम, एक छोटी सी स्टेम उसमें होती है, अराउंड विच इमेच्योर ओवरलैपिंग लीव्स आर फोल्डेड, जिसके चारों तरफ एक इमेच्योर बहुत छोटी सी लीव फोल्डेड फॉर्म में रहती है। द वेजिटेटिव बर्ड्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट, तो ये जो वेजिटेटिव बर्ड्स होते हैं ये भी नए प्लांट्स को बना सकती हैं, ये भी नए प्लांट को देती हैं। ओके बेटा, नाउ एक्टिविटी 12.2 देखिए, पोटैटो का ही आपके पास एक्टिविटी दी हुई है। टेक अ फ्रेश पोटैटो, एक फ्रेश पोटैटो को लीजिए, ऑब्जर्व द स्कार्स ऑन इट विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास, तो अगर आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास है तो उसके स्कार्स को देखिए, ठीक है। यू मे फाइंड बर्ड या बर्ड्स इन देम, आप हो सकता है कि आपको इनमें बर्ड्स, छोटे छोटे बर्ड्स आपको नजर आए, ठीक है। दीज स्कार्स आर ऑल्सो कॉल्ड आइज, तो जो स्कार्स, जो दाग धब्बे होते हैं ना उसमें, तो उसको उनको क्या कह दिया जाता है बेटा, आइज, आइज ऑफ पोटैटो कह दिया जाता है, ठीक है। कट अ फ्यू पीसेस ऑफ अ पोटैटो, तो कुछ पीसेस ऐसे ही कट कीजिए, बिना छिले हुए ऐसे ही कट कीजिए, ईच विथ एन आई, लेकिन हर एक ऐसा पार्ट कट कीजिए ना, जैसे ये वाला पोर्शन आपने कट कर दिया, इसमें आई है, ठीक है, ये पोर्शन कट कर दिया, इसमें भी आई है, तो आई वाले पोर्शन को कट कर दीजिए, एंड बरी देम इन द सॉइल, उसको सॉइल में लगा दीजिए। ओके, तो अगर किचन में ही ऐसे रख के नहीं देखना चाहते हैं तो सॉइल में उसे लगा दीजिए। वाटर द पीसेस रेगुलरली, आप पानी, उसको रेगुलरली पानी दीजिए फॉर अ फ्यू डेज, एंड ऑब्जर्व देयर प्रोग्रेस, उसके बाद आप उसकी प्रोग्रेस को देखिए। व्हाट डू यू फाइंड, आपको क्या मिलेगा, आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके की स्टेम्स, एक नया प्लांट, नया पोटैटो प्लांट निकलने लगा है, आप ऐसा उसमें देखेंगे, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी ये होती है बेटा, आपको नेक्स्ट क्लास में भी मिलेगी। आप जब जब 10th तक भी आपको ये वाली, 10th 12th तक भी आपको ये वाली एक्टिविटी मिलती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मज़ा इस एक्टिविटी को करने में आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक और है, जिंजर विथ न्यू प्लांट स्प्राउटिंग फ्रॉम इट, देखिए यहाँ पे कोई ये भी आपको दिखाया गया है, जिंजर में भी कुछ ऐसा ही होता है, तो चलिए देखते हैं। लाइकवाइज यू कैन ऑल्सो ग्रो जिंजर और टर्मरिक, हल्दी भी आप लगा सकते हो, जिंजर भी कुछ ऐसे ही आप लगा सकते हो। और एक ब्रायोफाइलम होता है बेटा, स्प्राउट लीफ प्लांट वो होता है, शायद आपने नहीं देखा होगा, तो इसमें भी क्या होता है, हैज ब्रायोफाइलम लीफ प्लांट, स्प्राउट लीफ प्लांट हैज बर्ड्स इन द मार्जिन ऑफ लीफ, लीव्स में बर्ड्स होते हैं बेटा, देखो ये देखो, ये लीव्स है ना, पत्ती है ना, पत्ती में बर्ड है, ये बर्ड्स क्या करते हैं, जैसे अगर नीचे गिरे या इनको तोड़ के आप जमीन में रख दोगे या लगा दोगे, तो ये नया ब्रायोफाइलम का पूरा प्लांट ये बना देता है, ठीक है। तो वही आपको बताया जा रहा है, इफ अ लीफ ऑफ दिस प्लांट फॉल ऑन अ मॉइस्ट सॉइल, कोई हल्की फुल्की गीली वगैरह जो मिट्टी है वहां पे अगर ये गिर गया, तो ईच बर्ड कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट, तो हर एक बर्ड से एक नया प्लांट बनने की कैपेबिलिटी होती है, एक नया प्लांट ये बना देता है, ठीक है बेटा। इतना आया ना समझ में, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ रहे थे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मैं इसलिए दोबारा बता रही हूँ बेटा कि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है कि आपको कंफ्यूजिंग लगे, क्योंकि इसके पार्ट्स होते हैं। तो वेजिटेटिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने बोला कि इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड और स्पोर, तो इसमें ना स्पोर की जरूरत है ना सीड की जरूरत है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या चाहिए, या रूट चाहिए, या स्टेम चाहिए, या लीफ चाहिए, या बर्ड्स चाहिए, ठीक है, यही 4 पार्ट चाहिए। सीड की कोई जरूरत ही नहीं है, उसको आप लगा दोगे, अगर आप ढंग से लगा रहे हैं तो इजीली क्या हो जाता है, वो नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सबसे अच्छा एग्जांपल तो हमारा स्टेम के लिए रोज है, रोज की कटिंग लीजिए, लगाइए और थोड़े दिनों बाद वो ग्रो करने लगेगा। ऐसे ही पोटैटो बर्ड्स का सबसे अच्छा एग्जांपल है, आप उसे लगाइए, ग्रो करने लगेगा। तो सारे एग्जांपल तो हमारे पास है ना, तो हमने ऐसे ही हमने देखा था। तो क्योंकि इनको वेजिटेटिव पार्ट्स कहा जाता है, इनकी वजह से ये ग्रो कर रहा है, तो इसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कह दिया जाता है, ओके। तो उसके बाद रोज वाला हमने कहा था कि एक्सपेरिमेंट कीजिए, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, और इनमें भी बर्ड्स होते हैं। और फिर हमने पोटैटो की बात करी, जिंजर की बात करी, टर्मरिक की बात करी, कि इनको भी ऐसे ही लगाइए, जो आइस वाले पार्ट है वहां पे को लगा दीजिए और वाटर दीजिए, और थोड़े टाइम बाद आप देखोगे कि वो ग्रो करने लगा है, ओके।
फिर ब्रायोफाइलम की हमने बात करी कि एक नया प्लांट वो दे देगा हर एक बर्ड उसका। तो फिर बोला द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी रूट क्या करती है, हमें नए प्लांट को देती है। यहाँ पर भी सीड वर्ड नहीं आया, यहाँ पर भी बोला गया कि रूट्स, उसकी जड़ें जो होंगी नया प्लांट देती हैं। स्वीट पोटैटो एंड डहेलिया आर एग्जाम्पल। स्वीट पोटैटो जो होता है वो इसका एग्जाम्पल है, डहेलिया इसका एग्जाम्पल है। तो प्लांट्स सच एज कैक्टी, कैक्टस देखा होगा ना, कैक्टी प्रोड्यूस न्यू प्लांट व्हेन देयर पार्ट्स गेट डिटैच्ड फ्रॉम द मेन प्लांट बॉडी। तो आपने देखा होगा कि जो कैक्टी होता है ना, उसके प्लांट से, उसके बॉडी के पार्ट से अगर कोई मेन पार्ट गिर गया तो वो नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। ईच डिटैच्ड पार्ट, डिटैच मीन्स निकला हुआ, टूटा हुआ, ठीक है। ईच डिटैच्ड पार्ट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। तो हर एक टूटा हुआ पार्ट, अपनी पेरेंट बॉडी से टूटा हुआ पार्ट नए एक प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये कि टूटने के बाद भी कोई लॉस नहीं है, वो एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। ओके बेटा। नाउ बूजो के लिए फिर से क्वेश्चन आ गया, बूजो कुछ जानना चाह रहा है। बूजो वांट्स टू नो इफ देयर इज एनी एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। तो बूजो जानना चाहता है कि क्या कोई फायदा भी है इसका, एडवांटेज मीन्स फायदा, ठीक है। तो कोई फायदा भी है इस वेजिटेटिव प्रोपिगेशन का, तो चलिए बताते हैं बूजो को। तो प्लांट्स प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपिगेशन टेक लेस टाइम टू ग्रो एंड बेयर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड। तो अब बेटा मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं आपको एक सीड वाला प्लांट दे रही हूँ और एक प्लांट दे रही हूँ आपको, एक रोज का प्लांट दे रही हूँ और एक ऐसा फ्लावर दे रही हूँ जो कि बीज से लगता है, ठीक है। तो आप खुद बताइए कि एक ग्रो किया हुआ, आप ये वाला पोर्शन लगाएंगे ये जल्दी ग्रो करेगा, या वो बीज लगाएंगे फिर थोड़ा सा बड़ा होगा, फिर थोड़ा और बड़ा होगा, फिर थोड़ा और बड़ा होगा, फिर इसके बराबर पहुंचेगा, कौन जल्दी फ्रूट्स और फ्लावर देगा बेटा? ऑफकोर्स वो जिसके वेजिटेटिव पार्ट से हो रहा है, क्योंकि अब देखो वेजिटेटिव पार्ट से होगा तो उसे बाकी पार्ट्स को बनाने की जरूरत नहीं होगी। जैसे मैंने रोज बोला, तो रोज को सिर्फ रूट्स बनाने, स्टेम तो उसके पास है क्योंकि हमने दे रखी है, हमने स्टेम वाला पार्ट ही तो लगा रखा है, लीव्स तो ऐसे ही बन जाएंगी, रूट बन गया तो लीव्स वगैरह तो बनते ही रहेंगी, है ना। तो वही आपसे बोला जा रहा है कि जो भी प्लांट वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के थ्रू बनते हैं वो बहुत कम टाइम लेते हैं ग्रो करने के लिए और फ्लावर्स को उसमें आने के लिए, और साथ ही साथ उसके बाद फ्रूट में भी वो जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू जिनको हम सीड से लगाते हैं। अगर सीड वाला प्लांट लगाएंगे तो वो बहुत टाइम लगाएंगे ग्रो करने में, फिर उनमें रूट्स आएंगे, शूट्स आएंगे, फिर फ्लावर आएंगे, फिर क्या होगा, फिर फ्रूट्स आएंगे। जबकि आप वेजिटेटिव प्रोपिगेशन कोई भी पार्ट अगर आप लगाते हो तो वो जल्दी से ग्रो कर जाता है, जल्दी से फ्रूट्स हमें दे देता है, ठीक है। तो द न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट प्लांट। तो जो नए प्लांट्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, सेम जैसे उसका पेरेंट प्लांट था वैसा ही वो भी होता है। ओके, एज दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। क्यों? क्योंकि वो एक ही पेरेंट से तो बने हुए हैं ना। दो पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट पढ़ी आपने बेटा? नहीं पढ़ी है ना। तो एक ही पार्ट से तो वो बन गए ना, एक ही पार्ट डिटैच हुआ, उसी पार्ट को आपने काटा या उसी के आइस को आपने काटा, उससे बन गया। तो जिसको काटेंगे उसी से तो बनेगा ना, वैसा ही तो बनेगा वो। तो फिर लेटर इन दिस चैप्टर यू विल लर्न द प्लांट्स प्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव कैरेक्टर ऑफ बोथ द पेरेंट्स। इसके बाद जब आप पढ़ोगे नेक्स्ट सेक्शन में तो आप पढ़ोगे कि कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस हुए जो प्लांट्स होते हैं ना वो क्या करते हैं बेटा, उनमें दोनों के कैरेक्टर होते हैं, अपने दोनों पेरेंट के, मेल पेरेंट के भी और फीमेल पेरेंट के भी। मेल क्या होता है? मेल नॉर्मली बॉयज वाले जेंडर को कहा जाता है और फीमेल गर्ल्स वाले को कहा जाता है। जिसमें कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा उसे क्या कहा जाएगा? मेल पेरेंट। जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा उसे फीमेल पेरेंट कहा जाएगा। ओके, तो बोला जा रहा है प्लांट्स प्रोड्यूस सीड एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो प्लांट जो सीड प्रोड्यूस करते हैं, या ऐसे प्लांट जो सीड से प्रोड्यूस होते हैं, उस टाइप के रिप्रोडक्शन को क्या कहा जाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद बर्डिंग। बर्डिंग, अब देखो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट नहीं है, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही जो अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं उसका पार्ट है, ठीक है। तो एक मेथड होती है बर्डिंग की। बर्डिंग के थ्रू, बर्डिंग में क्या होता है उसको जानते हैं। बर्डिंग के थ्रू भी नए प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है। You have already learned about the tiny organism like yeast can be seen only under a microscope. आपने कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि yeast के बारे में आप पढ़ के आ चुके हैं, और आपने ये भी जाना है कि yeast एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, ठीक है। These grow and multiply every few hours. ये ग्रो करते हैं और लगातार ग्रो करते रहते हैं, और मल्टीप्लाई, इनका नंबर बेटा हर घंटे में थोड़े थोड़े आवर में क्या करते रहते हैं, ये अपने नंबर्स को बढ़ाते रहते हैं। If
सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स आर मेड अवेलेबल टू देम, लेकिन तभी ग्रो कर पाएंगे जबकि सफिशिएंट न्यूट्रिशन, जो इनकी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन की इनको जरूरत है, वो न्यूट्रिशन अगर इनको मिल जाए तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करने लगते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद बोला जा रहा है रिमेंबर दैट यीस्ट इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ये याद रखिए कि यीस्ट सिंगल सेल एनिमल है, यानी कि उसकी बॉडी में एक ही सेल है बेटा। हमारी बॉडी में कितने सेल्स हैं? मिलियंस ट्रिलियंस सेल हैं। ठीक है, जबकि यीस्ट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी में एक ही सेल है, एक ही सेल उससे वो रिप्रोड्यूस करता है, एक ही सेल उसको खाने में हेल्प करती है, डाइजेशन में हेल्प करती है, एक ही सेल से वो सांस लेता है, उसी सेल से वो रेस्पिरेशन करता है, उसी सेल से वो एक्सक्रीशन करता है। ठीक है, सारी की सारी प्रोसेस उसका एक ही सेल करता है। कितना अच्छा है ना, देखो बेटा एक ही सेल सारा काम कर दे रहा है, लेकिन है क्या? माइक्रोस्कोपिक। तो इसीलिए एक ही सेल होने की वजह से हम उसे नॉर्मल आई से देख नहीं सकते हैं, हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, मैग्नीफाइंग ग्लासेस की हमें जरूरत पड़ती है ना। तो यीस्ट क्या होता है? सिंगल सेल। तो लेट अस सी हाउ दे रिप्रोड्यूस, देखते हैं कैसे ये रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये तो हम क्लास में बेटा कर सकते थे, जब हम लैब में जाते तो एक्टिविटी 12.3 तो जान लेते हैं होता क्या है। टेक अ पीस ऑफ यीस्ट केक और यीस्ट। तो आपने केक खाया ना बेटा, केक आपने देखा फूला फूला सा होता है, तो वो क्यों फूलता है? आपने ब्रेड खाई है, डबल रोटी जिसे कहते हो आप, वो भी फूली फूली सी होती है, क्यों होती है? उसमें यीस्ट डाला जाता है और वो फुलाने का उसे काम करता है। ठीक है, या टेक अ पीस ऑफ यीस्ट केक और यीस्ट पाउडर फ्रॉम अ बेकरी, बेकरी से लीजिए, आप ले सकते हो, और केमिस्ट शॉप, केमिस्ट की शॉप में भी बेटा यीस्ट आपको मिल जाएगा। टेक अ पिंच, बहुत ज्यादा नहीं, बस एक चुटकी भर आपने लेना है। ठीक है, टेक अ पिंच ऑफ यीस्ट एंड प्लेस इट इन अ कंटेनर विद सम वाटर, तो कुछ वाटर के साथ इसमें डाल दीजिए, कुछ पानी में इसको डाल दीजिए। एड अ स्पून फुल ऑफ शुगर एंड शेक टू डिसॉल्व इट, तो उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दीजिए, उसके बाद उसे हिलाइए, शेक कीजिए कि वो क्या हो जाए? मिक्स हो जाए। कीप इट इन द वार्म पार्ट ऑफ द रूम, कमरे के गर्म वाली जगह में आप इसे रख दीजिए, जहाँ पे आपको लगता है कि गर्मी रहेगी। तो आफ्टर एन आवर, 1 घंटे बाद, पुट अ ड्रॉप ऑफ दिस लिक्विड ऑन अ ग्लास स्लाइड, तो ये आप बेटा क्लास में कर सकते थे ना हम ये, तो ग्लास स्लाइड घर में नहीं होती है, माइक्रोस्कोप घर में होता नहीं है, तो हम ऐसा करेंगे जब स्कूल खुल जाएगा। ओके, ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप, तो फिर इसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या दिखेगा? हमें दिखेगा यू मे सी द फॉर्मेशन ऑफ न्यू यीस्ट सेल, हमें दिखेगा कि एक नया यीस्ट सेल बन रहा है। कैसे बेटा? ये यीस्ट सेल होगा। ठीक है, ये नॉर्मल यीस्ट था जो हमने पिंच में लिया था, और हम जब 1 घंटे बाद देखेंगे कि थोड़ी थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि 1 घंटे बाद जब हमने देखा ना, तो वो कुछ इस तरीके से इसका इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, नया बर्ड बन गया इसमें। ठीक है, और फिर थोड़ी देर बाद और देखेंगे तो एक पूरा बर्ड इसमें कन्वर्ट, डेवलपिंग बर्ड है, बर्ड डेवलप हो रहा है। फिर थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि अरे वाह, थोड़ी देर बाद नया बर्ड बन गया। फिर थोड़ी देर बाद आप देखोगे ना, चेन ऑफ बर्ड्स, बहुत सारी चेन बन जाती है, और फिर थोड़ी देर बाद और देखोगे तो ये सभी के सभी अलग होके ऐसे ही बहुत सारे 1 2 3 4 बहुत सारे यीस्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की बर्डिंग होती है, इसको बर्ड से प्रोड्यूस होता है, इसलिए इस प्रोसेस को बेटा बर्डिंग कहा जाता है। ओके, तो द स्मॉल बल्ब लाइक आउटग्रोथ है ना बेटा, द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द यीस्ट सेल इज कॉल्ड अ बर्ड। तो छोटे छोटे बल्ब लाइक जो प्रोडक्शन होते हैं जो कि यीस्ट सेल से निकल रहे हैं, इन्हीं को क्या कह दिया जाता है? बर्ड। द बर्ड ग्रेजुअली ग्रोज एंड गेट डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड फॉर्म्स अ न्यू यीस्ट सेल। तो ये बर्ड जो होते हैं धीरे धीरे ग्रो करते हैं, और जब पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएंगे ना, तो एक टाइम आता है पेरेंट की बॉडी से ये अलग हो जाते हैं। ठीक है, पेरेंट की बॉडी से अलग हो जाएंगे और एक नए यीस्ट सेल में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। द न्यू यीस्ट सेल ग्रोज एंड मैच्योर, तो ये भी ग्रो होता है, फिर मैच्योर, ये ग्रो करेगा, मैच्योर होगा। ये 3 अलग अलग वर्ड है बेटा, इनसे 3 नए यीस्ट बनेंगे। ठीक है, फिर ये तीनों ही ग्रो करेंगे, और जरूरी नहीं कि 3 बने, बहुत सारे बनता है। ठीक है, ये तीनों ही ग्रो करेंगे और फिर इनके साथ भी यही प्रोसेस होगी, इनकी बॉडी से नया नया यीस्ट बन जाएगा। ठीक है, प्रोड्यूस मोर यीस्ट सेल। समटाइम्स अनदर बर्ड अराइज फ्रॉम द बर्ड फॉर्मिंग अ चेन ऑफ बर्ड्स। तो कभी कभी ऐसा होता है एक और इसी, कभी कभी ऐसा होता है ना, इसी चेन में ये डिटैच नहीं हुए रहते हैं, इसी चेन में एक नया बर्ड, इसी चेन में नया बर्ड, इसी चेन में नया बर्ड, ऐसे भी कुछ देखने को मिलता है। ठीक है, तो बोल रहे हैं बर्ड फॉर्मिंग अ चेन बर्ड इफ दिस प्रोसेस कंटिन्यू, अगर ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलते रही, ऐसे ही चिपके हुए रहे और बर्ड्स अगर ये बनते रहे, तो अ लार्ज नंबर ऑफ यीस्ट सेल्स आर प्रोड्यूस इन अ शॉर्ट टाइम। तो एक छोटे से टाइम में बहुत ज्यादा अमाउंट में यीस्ट सेल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। ठीक है बेटा, आया ना इतना समझ में? यीस्ट क्या होता है? एक बेकरी में मिलने वाला एक पाउडर होता है, पाउडर के फॉर्म में हमें मिलता है बेकरी में, हम इसका यूज करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ये होता है, एक सेल इसमें होता है,
और नॉर्मली केक वगैरह और डबल रोटी वगैरह को फुलाने के लिए ये काम आता है, ठीक है। नाउ टर्न योर पेज, ओपन पेज नंबर 136। अब जानते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की दूसरी मेथड, जिसे कि हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्रैगमेंटेशन। ओके, फ्रैगमेंटेशन इसे हम कहते हैं। यू माइट हैव सीन स्लाइमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स। आपने जरूर देखा होगा बेटा, जहाँ पे पॉन्ड के आसपास या जहाँ पे पानी होता है ना, अगर उसके आसपास गए होंगे तो आपने ग्रीन ग्रीन, मतलब कभी कभी हम उसमें फिसल भी जाते हैं, देखा है ना। और जब भी बारिश आती है, जैसे ना मैंने नॉर्मली ये देखा है मिट्टी वाली जगह में, आपने गांव में जो मिट्टी वाले आंगन होते हैं, तो वहां पे आपने देखा होगा कि अगर बारिश आई ना तो कहीं कहीं पे ग्रीन ब्लूइश कलर के कुछ इस तरीके से आउटग्रोथ होते हैं। अगर उनमें पैर पड़ गया तो फिसल ही जाते हैं, है ना। तो हमारे साथ तो बहुत होता था बचपन में ऐसा कि हम फिसल जाते थे। तो शायद आप लोगों के साथ भी कभी हुआ हो या आपने भी देखा हो कहीं पे अगर पानी ज्यादा हो जाता है तो अभी यहाँ पे भी होता है, ग्राउंड जहाँ पे फर्श वगैरह होती है ना, कोनों में भी हो जाता है। अगर सफाई अच्छे से, बारिश बहुत दिन तक आई और हम साफ नहीं कर पाए, तो किनारों में आपने देखा होगा ग्रीनिश ग्रीनिश कलर का या ब्लूइश कलर का एक अजीब सा वो आ जाता है, स्लाइमी ग्रीन कलर का पैचेस वहां पे को आ जाते हैं। तो और पॉन्ड्स वगैरह में तो होता ही होता है, क्योंकि वहां तो हमेशा ही पानी रहता है ना, तो वहां तो होता ही होता है। तो और इन अदर स्टैग्नेंट वाटर बॉडी, स्टैग्नेंट मीन्स रुके हुए पानी में, जहाँ पे पानी रुका हुआ रहता है वहां पर भी आपने देखा होगा ऐसा। तो उसके बाद बोल रहे दीज आर द एल्गी। पता है वो क्या होते हैं, वो एल्गी होते हैं बेटा, कुछ इस तरीके के होते हैं वो अंदर से। ये तो माइक्रोस्कोप से जब देखेंगे तो तब हमें ऐसे दिखाई देता है, अदरवाइज वो ग्रीनिश, ग्रीन तो ऐसा ही होता है, ऐसे ग्रीन कलर का वो दिखाई देता है, उनको हम एल्गी बोलते हैं, ठीक है। वो एल्गीज होते हैं। व्हेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल, तो जब भी वो पानी, बारिश का पानी तो आ ही रहा है या पॉन्ड के आसपास पानी तो है ही है, अब पानी में न्यूट्रिशन भी होते ही हैं, तो जब भी उसको पानी भी मिल रहा है और न्यूट्रिशन भी मिल रहा है ना इस एल्गी को, तो ये ग्रो करने लगते हैं, ठीक है। तो दे ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली बाय फ्रैगमेंटेशन, तो ये रैपिडली ग्रो करने लगते हैं बाय फ्रैगमेंटेशन। अब फ्रैगमेंटेशन क्या होता है फिर, हम तो फ्रैगमेंटेशन पढ़ रहे थे, आप बोलोगे मैम हम तो फ्रैगमेंटेशन पढ़ रहे थे, आप पता नहीं कहाँ एल्गी में पहुंच गए, कहाँ पॉन्ड में पहुंच गए, है ना। तो चलिए जानते हैं फ्रैगमेंटेशन क्या होता है। इसमें क्या होता है ना बेटा, एल्गा, तो एल्गी या एल्गा एक ही बात है, ठीक है। An alga breaks up into 2 or more fragment। पता है इतना इंटरेस्टिंग होता है ना, ये पूरी एल्गी है, ये एक पूरा एल्गा है। ये जैसे ही मैच्योर हो जाएगा ना, जब इसकी बॉडी, जैसे हमारी बॉडी अब पूरी मैच्योर हो गई है ना, मैच्योर हो गई है मीन्स हमारे हाथ भी हैं, पैर भी हैं, आईज नोज सब परफेक्ट है, तो अब क्या हो जाएगा, इनकी बॉडी क्या हो जाती है ना, टूट जाती है पार्ट्स में। देखो फ्रैगमेंट मीन्स क्या होता है, छोटे छोटे फ्रैगमेंट, छोटे छोटे पार्ट्स ही तो होते हैं ना, तो ये छोटे छोटे पार्ट्स में क्या हो जाता है, टूट जाता है। देखो ये छोटे पार्ट में टूटा, अब ये पार्ट नया नया एल्गी बन गया, ये नया एल्गी बन गया। अगर हमारी बॉडी का पार्ट समझ लो, अगर ये हाथ टूट के बाहर चले जाए तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है ना हमारे पास, खत्म है, खत्म हो गया हाथ, अब नया हाथ तो आएगा नहीं। लेकिन इनका इतना अच्छा है कि कोई भी पार्ट टूटे नया नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, इनको कोई लॉस नहीं होता है। मतलब कि यही 2 पार्ट में टूट के दो, इस एक एल्गी से 2 एल्गी बन जाएंगे। कितना इंटरेस्टिंग है ना। तो वही बोल रहे हैं आपको कि ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली बाय फ्रैगमेंटेशन। एन एल्गा ब्रेक्स अप इनटू 2 और मोर फ्रैगमेंट्स, दीज फ्रैगमेंट्स और पीसेस ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स, तो यही नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। कितना इंटरेस्टिंग फिनोमिना है ना। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज। अब फिर इसके साथ भी यही होगा बेटा, ये जब मैच्योर हो जाएगा ये 2 पार्ट में, फिर ये मैच्योर हो जाएगा तो ये भी 2 पार्ट में, तो कुछ इस तरीके से प्रोसेस चलते ही रहती है। तो दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एंड दे कवर अ लार्ज एरिया इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये लगातार ये प्रोसेस चलते ही रहती है और ये क्या कर लेते हैं, एक जगह में इस तरीके से ये प्रोसेस होते रहती है और एक बड़ा सा एरिया ये कवर कर लेते हैं एक छोटे से टाइम में, ठीक है। तो आया ना समझ में फ्रैगमेंटेशन क्या होता है। फ्रैगमेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कि एक एल्गी की बॉडी टूट जाती है और टूटने के बाद अगर 2 पार्ट बने तो 2 नए एल्गी बना देगी, 4 पार्ट में भी टूट सकता है तो 4 नए एल्गी वो बना देगा, ठीक है। अब फिर बात आती है नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप की, जिसे कि हम स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। इन चैप्टर 1 यू लर्न दैट द फंजाई कहा जाता है ऑन अ ब्रेड पीस। आपने चैप्टर 1 में मैंने आपको बताया था ना, फंजाई होते हैं ब्रेड पीस पे। आपने शायद बेटा मैंने आपसे कहा भी था कि आप इसको एक्सपेरिमेंट आप इसका कीजिए। मुझे कुछ बच्चों ने सेंड किया था, कुछ नहीं, ये 6th क्लास के बच्चों ने किया था, आपने तो किया नहीं था, आप तो करते ही नहीं हो। 7th क्लास तो कुछ ही बच्चे हैं जो रिप्लाई करते हैं आंसर का। संचिता है,
और एक दो बच्चे और हैं वो रिप्लाई करते हैं, अदरवाइज बाकी को तो कोई मतलब ही नहीं है। तो बेटा काम करो, क्योंकि अभी तो आपको राइटिंग वर्क भी नहीं दिया जा रहा है, तो अब तो आप एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जो एक्टिविटीज़ आप घर पे कर सकते हैं उसको तो कीजिए और फिर सेंड कीजिए, ठीक है। तो देखिए चैप्टर 1 में, अगर आपने चैप्टर 1 में किया होगा तो आपको जरूर याद होगा, ठीक है। अगर नहीं किया है तो फिर कोई, मुझे पता है अगर आपने नहीं किया है तो आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं आ रहा है कि ये ब्रेड पीस वाला भी कुछ था, क्योंकि पढ़ा ही नहीं था, पढ़ा होता तो आप कर ही लेते, है ना। तो इसीलिए एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है। एक्टिविटीज, जितनी भी एक्टिविटीज़ आप करेंगे ना, आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर जो एक्टिविटी आपने करी है उसको, अगर आपने सेकंड चैप्टर की कोई एक्टिविटी करी है, मैं आपको 18th चैप्टर में बोलूँगी आपने करी थी ये वाली एक्टिविटी, तो आपको जल्दी से याद आ जाएगा, आपको पूरी प्रोसेस याद आ जाएगी। इसीलिए हम एक्टिविटी बेस्ड पढ़ते हैं। देखिए आपकी बुक में सब एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस है ना, तो एक्टिविटी बेस्ड सारी चीज़ें, टॉपिक्स हैं, तो इसीलिए दिया जाता है ताकि आपको हमेशा याद रहे। तो इसीलिए एक्टिविटी करिए, ओके। तो आपने ब्रेड ट्रीज में कैसे स्पोर्स ग्रो हुए थे ये हमने देखा था चैप्टर 1 में। मैंने आपको बताया था कि अगर आप रोटी, ब्रेड नहीं है तो रोटी रख लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी छिड़क के साइड में रख दीजिए, तो उसमें क्या हो जाएगा आप देखेंगे 2-3 दिन बाद व्हाइटिश, ग्रीनिश, ब्राउनिश कलर का कुछ आउटग्रोथ आ जाता है, तो वही उसके क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि ग्रोथ स्पोर्स विच आर प्रेजेंट इन एयर, ये हमेशा एयर में प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक होते हैं इसलिए हम उन्हें देख नहीं पाते हैं, ओके। लेकिन हमेशा प्रेजेंट रहते हैं ये। रिपीट एक्टिविटी 1.2 वाली जो एक्टिविटी थी वहाँ पे जो आपने किया था उसे रिपीट कीजिए, दोबारा से कीजिए, ठीक है। 1.2 का कहने का मतलब है कि जो एक्टिविटी आपने वहाँ करी हुई थी ना फर्स्ट चैप्टर में, जो देख लेते हैं। दिस वन, ये एक्टिविटी आपने की थी ना, आपसे क्या कहा गया था, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चर इट विथ वाटर। तो पानी, एक ब्रेड का पीस लीजिए, रोटी का एक पीस लीजिए और उसको पानी से, थोड़ा सा पानी छिड़क दीजिए, पूरा पानी नहीं डाल देना है, थोड़ा सा छिड़काव करना है, ठीक है। लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 to 3 days, तो 2 से 3 दिन तक एक गर्मी वाली जगह और मॉइस्ट वाली जगह आप रखिए। अनटिल फ्लफी पैचेज अपेयर ऑन देम, तब तक उसे ऑब्जर्व कीजिए जब तक कि उसमें फ्लफी पैचेज नहीं आ जाते, जैसे कि इसमें आपको दिखाया गया है, देखिए कुछ ऐसे पैचेस नहीं आ जाते, तब तक आप इसको ऐसे ही रखिए, ओके। तो फिर कहा गया है आपसे कि दीज पैचेस में बी वाइट, ये पैचेस वाइट कलर के आपको दिख सकते हैं, ग्रीन कलर के दिख सकते हैं, ब्राउन कलर के हो सकते हैं, और ऑफ एनी अदर कलर, किसी भी कलर के हो सकते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप है नहीं, लेकिन मैग्नीफाइंग ग्लास आई थिंक आपके ज्योमेट्री बॉक्स में मिलता ही है, तो कुछ बच्चों के पास तो होगा ही, तो मैग्नीफाइंग ग्लासेस से आप इसे ऑब्जर्व कीजिए एंड राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। तो आपने ऑब्जर्वेशंस लिखने थे, आप किया है तो आपने ऑफकोर्स लिखा होगा। मोस्ट प्रोबेबली यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड, तो आपने इनको देखा होगा, आपके कॉटन जैसा जो पीस होता है, कॉटन मीन्स रुई, रुई जैसा आपको लगा होगा कि इसमें ब्रेड के उसमें पूरा फैला हुआ है कॉटन, कॉटन जैसा। तो दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंजाई, तो इनको क्या कहा जाता है, फंजाई कहा जाता है। तो किया था ना आपने, किस किसने किया था बेटा, तो अगर नहीं किया था तो फिर दोबारा कीजिए, और किया था तभी भी दोबारा कीजिए, क्योंकि फिर से हमें मिल गई ना एक्टिविटी, फिर से हमें सीखने को मिल गया। तो एक्टिविटी 1.2 को रिपीट कीजिए। ऑब्जर्व द स्पोर्स इन द कॉटन लाइक मैश ऑन द ब्रेड, तो ब्रेड में देखिए कि कैसे कॉटन लाइक ऑब्जर्वेशन आपको दिख रहा है, कॉटन का जैसा उसमें दिख रहा है। तो फिर बोला जा रहा है ऑन द ब्रेड व्हेन स्पोर्स आर रिलीज दे कीप फ्लोटिंग इन द एयर, जब भी स्पोर्स रिलीज होते हैं, स्पोर्स कहाँ से रिलीज होते हैं, जैसे ये है रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर फॉर्मेशन इन फंगस, फंजाई में हो रहा है, तो ये इसका पार्ट होता है। इसके नीचे वाले पार्ट को रूट ना कहके हाइफा कहा जाता है। ये स्पोर एंजियम, इसके अंदर स्पोर होते हैं। जब ये अंदर के स्पोर सारे के सारे बन जाते हैं ना, ये टूट जाता है और ये स्पोर्स रिलीज होने लगते हैं, और ये स्पोर्स इतने छोटे होते हैं कि हम देख ही नहीं पाते हैं, हवा में हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। तो यही स्पोर्स जब रिलीज होते हैं ये हमेशा हवा में तैरते रहते हैं। एज दे आर वेरी लाइट दे कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंस, तो बहुत हल्के होते हैं, हवा के थ्रू बहुत दूर दूर तक ये जा सकते हैं। और जहाँ पे इन्हें कंडीशन सूटेबल लगी, जहाँ पे इन्हें लगा कि हाँ ये कंडीशन सही है, यहाँ पे मैं ग्रो कर सकता हूँ, तो उस चीज में आके बैठ जाते हैं और फिर क्या करने लगते हैं, उसमें फंजाई का ग्रोथ होने लगती है, ठीक है।
द स्पोर्स आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज, तो ये जो स्पोर्स होते हैं इनको एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज कहा जाता है, क्योंकि इसमें भी दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है, एक ही पेरेंट से हो जाता है। ईच स्पोर इज कवर्ड बाय अ हार्ड प्रोटेक्टिव कोट टू विथस्टैंड अनफेवरेबल कंडीशन सच एज हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी। हर एक स्पोर क्या होता है, एक हार्ड प्रोटेक्टिव कोट से कवर रहता है। इनमें प्रोटेक्टिव कवरिंग भी होती है, किस चीज से बचने के लिए, बहुत अगर इनके लिए अनफेवरेबल कंडीशन क्या होगी बेटा, अनफेवरेबल कंडीशन मींस ऐसी कंडीशन जहां पे ये सरवाइव नहीं कर पाते हैं, या ऐसी कंडीशन जहां पे इनके खत्म होने का खतरा होता है, तो उसके लिए भी इनके पास अपनी इनकी बॉडी के पास ऑप्शन है, उसको प्रोटेक्ट करके दे देती है, उसको कवर करके रखती है, ताकि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर और लो ह्यूमिडिटी हो तो उससे ये बच सकें। ठीक है, सो दे कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसलिए ये बहुत लंबे टाइम तक जिंदा रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं अंडर फेवरेबल कंडीशन। और जब इनके लिए कंडीशन फेवरेबल आई, इनके लायक जब कंडीशन आ जाती है, अ स्पोर जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, तो एक स्पोर जर्मिनेट करने लगता है, जर्मिनेट होता है और एक नए इंडिविजुअल में ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, प्लांट्स सच एज मॉस एंड फर्न, तो आपने मॉस और फर्न, फर्न आपने देखा होगा बेटा, जैसे कि ये है रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर फॉर्मेशन इन फर्न, फर्न आपने देखा होगा ये, तो इनमें भी क्या होता है बेटा, इसी तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू ही रिप्रोडक्शन इनमें होता है। ठीक है, तो ये तो हमारे क्या थे बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड थे, रिप्रोडक्शन के मोड हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है। तो आज हमने क्या पढ़ा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा और इसके टाइप्स पढ़े। ठीक है, तो फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा था मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने बात करी थी रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, और इसमें दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विदाउट सीड, बिना सीड के नए प्लांट देता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नए प्लांट बनते हैं, सीड से बनते हैं। फिर पहेली की बात आई, पहेली ने सोचा कि उसको तो लगता था कि हमेशा सीड से ही प्लांट बनते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसने कभी शुगर केन में, पोटैटो में या रोज में कभी भी बीज उसने नहीं देखे थे। तो उसके बाद बात करेगी, चलिए हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू पहेली और हम अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जाना, फिर हमने कहा कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एग्जाम्पल रोज प्लांट हमने देखा, रोज में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होते हुए हमने देखा, हमने उसका एक तना लगाया और थोड़े दिनों बाद वो रोज में ग्रो कर गया। फिर हमने पोटैटो की बात करी, पोटैटो वाला हमने देखा, हमने कहा कि पोटैटो की जो आईज हैं वो उसमें छोटे छोटे प्लांट्स एराइज होने लगते हैं अगर आप सॉइल में डिप कर देते हो, या घर में ही भी अगर आप रखते हो तो तभी भी किसी किसी में आपने देखा होगा। अपनी मदर से पूछिए, वो आपको जरूर बताएंगी, ऐसे होता है। और जिंजर में और अदरक, अदरक होता है ना, जिंजर मीन्स अदरक, और हल्दी में, टर्मरिक हल्दी में आप ये देख सकते हैं। फिर हमने कहा कि ब्रायोफाइलम भी होती है एक लीफ, जिसमें कि बर्ड्स लगे हुए रहते हैं, और इनके बर्ड जब डिटैच हो जाते हैं बॉडी से, निकल जाते हैं, तो एक नए प्लांट में कन्वर्ट ये हो जाते हैं। ओके, फिर उसके बाद हमने एक और नया टाइप जाना, उसको क्या कह देते हैं बेटा, बर्डिंग। किसका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप, जिसे कि हम बर्डिंग के नाम से जानते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न, इसमें कहा गया था कि आप पहले ही जान चुके हैं यीस्ट के बारे में। यीस्ट छोटा छोटा पार्ट होता है, बहुत ही अंडर माइक्रोस्कोप हम इसे देख सकते हैं। ये ग्रो करता है, कब ग्रो होता है और मल्टीप्लाई, मतलब कि ग्रो करते ही मल्टीप्लाई होने लगता है, और हर एक घंटे में ये ग्रो करता है। और अगर इसको सफिशिएंट अमाउंट, सफिशिएंट मतलब कि जितना इसे चाहिए उतने अमाउंट में अगर इसे न्यूट्रिशन मिल रहा है, उतने अमाउंट में इसे वाटर मिल रहा है, सारी चीजें मिल रही हैं, तो ये एक नए प्लांट में ग्रो कर जाता है। ठीक है, और हमने कहा कि यीस्ट एक सिंगल सेल होता है, उसकी बॉडी में एक ही सेल होती है। तो जब हमने यीस्ट सेल की बात करी तो हमसे कहा गया कि जब आप बेकरी में से कोई यीस्ट पाउडर लाएंगे या केमिस्ट की शॉप से यीस्ट पाउडर लाएंगे, तो उसको आप पानी में डाल दीजिए और फिर अच्छे से हिला के, शुगर उसमें डाल दीजिए, पानी में डाल दीजिए, और अच्छे से हिला के 1 घंटे के लिए उसको साइड में रख दीजिए। उसके बाद जब आप ये एक्सपेरिमेंट स्कूल में कर रहे हैं तो आप उसे माइक्रोस्कोप की हेल्प से थोड़ा सा उसका एक बूंद ड्रॉप वाइज निकाल के, 1-2 बूंद निकाल के आप उसे स्लाइड में रखेंगे, और फिर थोड़ी देर बाद हम ऑब्जर्व करेंगे। हम देखेंगे कि सबसे पहले तो हमें ये दिख रहा है, उसके थोड़ी देर बाद हमने कहा कि चलो बहुत टाइम हो गया, आप दोबारा से हम ऑब्जर्व करते हैं इसको। तो जब आप दोबारा से ऑब्जर्व करने लगेंगे कि आपको ये नॉर्मल था, अब इसके ऊपर से कुछ टोपी टाइप, बर्ड टाइप आपको इसको
कैप लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा जो कि डेवलपिंग बर्ड इसका होता है। फिर कुछ टाइम बाद आप देखोगे तो एक नए बर्ड में ये कन्वर्ट हो जाता है। फिर कुछ टाइम बाद देखोगे बर्ड के ऊपर बर्ड, बर्ड के ऊपर बर्ड, बर्ड के ऊपर बर्ड, या अलग अलग बर्ड आपको उसमें नजर आएंगे। इसके बगल में अलग अलग बर्ड्स आपको नजर आएंगे, ठीक है। अब ये वही बर्ड्स होते हैं जो ये थे, ये आगे जाके क्या हो जाएगा, इसी तरीके से मैच्योर होगा, इसी तरीके से फिर इसमें भी बर्ड्स आएंगे और नए पार्ट्स को ये बनाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे ही ये चिपके ही रह जाता है, अपने पेरेंट की बॉडी में ही ये चिपके हुए रह जाता है, अटैच रह जाता है और इसी में मैच्योर हो जाता है, यही मैच्योर हो जाता है, यही इसके पार्ट्स ग्रो कर जाते हैं। तो अब इनके ऊपर से भी बेटा ग्रोथ आने लगती है, इनके ऊपर से भी बर्ड्स आने लगते हैं। और अगर ये प्रोसेस लगातार, यही चेन वाली प्रोसेस लगातार चलती रही ना, तो बहुत सारे बर्ड, बहुत सारे यीस्ट थोड़े ही टाइम में यहाँ पे को बन जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने बर्डिंग पढ़ा था। बर्डिंग के बाद हमने क्या पढ़ा, फ्रेगमेंटेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना हमने जाना कि भाई किसी की बॉडी का पार्ट कट होके अलग हो जा रहा है लेकिन फिर से वो नए पार्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है। कितना इंटरेस्टिंग है। अगर ह्यूमन की बॉडी का कोई पार्ट कट होके खत्म हो जाए, गिर जाए, तो बस वो तो पार्ट बेकार ही हो गया उसका। हाथ कट के गिर जाए, पैर कट के गिर जाए, तो कभी उससे नया ऑर्गेनिज्म बनेगा क्या? पैर से क्या नया ह्यूमन बॉडी बनेगी? हाथ से क्या नई ह्यूमन बॉडी बनेगी? और जो कट पार्ट है क्या वहां पे को नया हाथ बन जाएगा? कभी भी नहीं होगा ऐसा। लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ एल्गीज में ऐसा हो रहा है। और एल्गीज क्या होती है बेटा? एल्गी क्या होती है? हमने जाना कि एल्गी एक ऐसा पार्ट है जहां पे को जो जहां पानी होता है, रुका हुआ पानी या पॉन्ड का पानी जो है, या बरसात अगर लगातार 2-3 दिन तक हो रही है तो हम देखते हैं कि ग्रीनिश कलर की आउटग्रोथ, ग्रीनिश ब्लूइश कलर कुछ आने लगता है। उसमें फिसलने का भी डर हमें रहता है, कभी कभी स्लिप हम हो जाते हैं। तो वो जो होता है उसी को एल्गी हम कहते हैं। ये एल्गी मैच्योर होती है क्योंकि पानी इसको मिल रहा है, न्यूट्रिशन इसको मिल रहा है, तो जल्दी जल्दी मैच्योर होने लगती है। और फिर क्या हो जाता है, जैसे ही ये मैच्योर होता है तो इसकी बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है और वो 2 पार्ट उसके बाद नए एल्गी में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर ये भी ऐसे ही मैच्योर होने लगते हैं और फिर इसके 2 पार्ट फिर बन जाते हैं, फिर नया एल्गी, फिर ये नया एल्गी। अगर हम देखें तो ये कभी नहीं मरता है बेटा, मरेगा क्या कभी? देखो यही तो बॉडी पार्ट, यही तो 2 पार्ट में, यही तो ऐसे कन्वर्ट हो गया, फिर यही ऐसे 2 पार्ट में, फिर और 2 पार्ट में। तो ये हमेशा ग्रो करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एक और टाइप पढ़ा जिसे कि हमने स्पोर फॉर्मेशन के नाम से जाना। हमने कहा कि स्पोर के थ्रू भी होता है, जो कि हम फर्स्ट चैप्टर से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमने कहा था कि आप एक रोटी लीजिए, एक ब्रेड लीजिए और उसको थोड़ा सा मॉइस्ट वाली, गर्मी वाली जगह में पानी छिड़क के रख दीजिए और 2-3 दिन बाद आप ऑब्जर्व करेंगे, आप देखेंगे कि व्हाइट कलर का, ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का, येलोइश कलर का, पिंक, क्रीम कलर का कुछ आउटग्रोथ कॉटन की तरह आपको नजर आएगा। जैसे कॉटन रुई होती है वैसे आपको रोटी के ऊपर वो लगी हुई नजर आएगी अगर उसको। और वो क्या होते हैं, जो रोटी के ऊपर जो कॉटन जैसा स्ट्रक्चर दिखता है वही स्पोर होता है। क्योंकि ये स्पोर आते कहाँ से हमारे घर के अंदर बेटा? ये स्पोर हमारे एयर में, हमारी एयर जो होती है वहां पे लगातार हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते हैं। दिखाई क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, और जैसे ही कंडीशन सूटेबल मिलती है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलती है, वैसे ही ये क्या करने लगते हैं, वहां पे ग्रो करने लगते हैं और अपनी आउटग्रोथ को बढ़ाने लगते हैं। और इनकी बॉडी का स्पेशल फिनोमिना ये कि इनके पास प्रोटेक्टिव कवरिंग भी होती है, ताकि अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर में अगर ये चले जाएं तो जो इनकी प्रोटेक्टिव कवरिंग है वो इनको बचा दे, ठीक है। तो इसी वजह से इनकी लाइफ भी लंबी होती है, क्योंकि इनके पास इनको बचाने वाले पार्ट्स होते हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है ना। तो ये जो आज हमने पढ़ा था, ये सब हमने पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैं इसलिए अभी नहीं बता रही हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर तक आप ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसे आप पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़िए। और आपको अगर कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, 1 by 1 पढ़िए, आपको बहुत इंटरेस्टिंग ये लगेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, जहां पे को मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, प्लांट के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात करेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करेंगे। यूनिसेक्सुअल मींस ऐसा फ्लावर जिसकी बॉडी में सिर्फ मेल है या सिर्फ फीमेल पार्ट है, ठीक है। और बाइसेक्सुअल पार्ट कौन सा पार्ट होगा बेटा? जिसकी बॉडी में मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, ठीक है। तो हम
उसकी भी बात करेंगे और हम जानेंगे कि मेल गैमेट क्या होता है, फीमेल गैमेट क्या होता है, पॉलिनेशन क्या होता है, हम पॉलिनेशन के बारे में जानेंगे, फर्टिलाइजेशन के बारे में जानेंगे, सीड डिस्पर्सल के बारे में, और सबसे इंटरेस्टिंग पता है क्या, फ्रूट और सीड कैसे बनता है, फ्लावर कैसे बनता है या सीड कैसे बनता है, फल जो लगता है वो कैसे बनता है, ये एप्पल के बारे में जानेंगे, आलमंड के बारे में जानेंगे। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हमें पता चलने वाली है हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट पढ़ लेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप पढ़िए, रिवाइज कीजिए, जो समझ में नहीं आता है वो पूछिए। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।